नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, लेकिन समय निर्दयी भी होता है। कब समय का चक्र घूमे और क्या से क्या हो जाए। कभी छप्पर फाड़ के देता है, कभी छप्पर फट जाता है, उसको जोड़ने का भी मौका नहीं मिलता है। और ये जीवन के हर क्षेत्र में होता है। आज बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की। हालांकि कांग्रेस पार्टी में मुझे बार बार लगता है कि बात करने लायक शायद कुछ बचा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप को गंभीरता से नहीं लेती। ये हम ही लोग हैं जो कांग्रेस की चर्चा करते रहते हैं। मजबूरी ये है कि कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और लोकसभा में इस समय उसके 99 सीटें हैं और नेता प्रतिपक्ष उसका है। इसलिए डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसकी बात न हो, ये संभव नहीं है और होना भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस जिस हालत में है उसे सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में उसको बयान किया जा सकता है, वह है दयनीय। कांग्रेस की ये दशा हो जाएगी, ये कल्पना मुझे नहीं लगता है कि जिन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की, वैसे स्थापना तो अंग्रेज़ों ने की थी, लेकिन उसके बाद जो भारतीय अध्यक्ष हुए या आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले से 46 में ही अंतरिम प्रधानमंत्री बन गए थे जवाहरलाल नेहरू, तो कांग्रेस का ये हाल करके जाएंगे वो। दरअसल ये लिगेसी है जवाहरलाल नेहरू की, गांधी परिवार की, जहां आज कांग्रेस पहुंची है। कांग्रेस को अभी तक जीवित रखने में भी गांधी परिवार का हाथ है और कांग्रेस को ऐसा बना दिया है कि ये न तो मर रही है न जिंदा रह पा रही है। सत्ता का ऐसा रोग लगा हुआ है इसको, सत्ता इसके डीएनए में ऐसे बस गई है कि सत्ता के बिना ये पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती। और विपक्ष की क्या भूमिका होती है, विपक्ष में कैसे काम किया जाता है, इसकी कोई समझ कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में कभी रही ही नहीं। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ये कांग्रेस पार्टी नहीं थी, एक प्लेटफॉर्म था जिसमें सभी विचारधारा के लोग थे। जो आज़ादी के बाद धीरे धीरे अलग होते गए तो कांग्रेस जो बची वो नेहरू गांधी परिवार की पार्टी बची। अब उस नेहरू गांधी परिवार में भी जो लोग बचे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन तीन में से किसी की ये हैसियत नहीं है कि पार्टी से अलग होकर अकेले वो लोकसभा की एक सीट जीत सके। सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव के मैदान से हट गई, 24 का चुनाव नहीं लड़ी, राज्यसभा में चली गई। राहुल गांधी चुनाव लड़े लेकिन उनको भरोसा नहीं था, 2 जगह से लड़े, वायनाड और रायबरेली से। उसके बाद उन्होंने दोनों जगह से जीतने के बाद उन्होंने वायनाड छोड़ दिया, रायबरेली को चुना। रायबरेली एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है जहां सबसे पहले जो कांग्रेस से सांसद बना उसका नाम था फिरोज गांधी, राहुल गांधी के दादा। आपने राहुल गांधी से कभी उनका नाम सुना है? रायबरेली के चुनाव प्रचार में चाहे अपने लिए चाहे अपनी मां के लिए करते रहे हों, या कांग्रेस की राजनीति की बात करते हुए जो व्यक्ति अपने परिवार का गुणगान करता हो, इतना परिवार की लिगेसी की बात में बात ले आता हो, वो अपने दादा को याद नहीं करता। इलाहाबाद में उनकी मजार है फिरोज गांधी की। गांधी परिवार के जिन 3 सदस्यों का नाम लिया मैंने, इनमें से किसी को कभी किसी मौके पर उनके जन्मदिन या उनकी पुण्यतिथि पर आपने फिरोज गांधी की मजार पर जाते हुए देखा है क्या? तो जो अपनों को इस तरह से भुला देता है, लोग उसको भुला देते हैं। वही हाल हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी समय समय पर उत्साह में आती है और आंदोलन की घोषणा करती है। वो आंदोलन कहाँ होता है किसी को पता नहीं। सैकड़ों हजार करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी की एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई और घोषणा कर दी गई कि ये गेम चेंजर है। अब इसके बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ गई 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसका सारा श्रेय उनकी भारत जोड़ो यात्रा को दिया जाता है। सवाल ये है कि अगर उस भारत जोड़ो यात्रा के कारण लोकसभा में इतनी सीटें बढ़ गई तो उसके बाद एक के बाद एक असेंबली इलेक्शन क्यों हार गए? हार नहीं गए, दुर्दशा हो गई। जो स्थिति थी उससे भी खराब हो गई। वो चाहे आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, चाहे हरियाणा की बात कीजिए, चाहे दिल्ली की बात कीजिए, चाहे बिहार की बात कीजिए, किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी
लोकसभा में अपनी सीटें बढ़ाने के बाद भी विधानसभा में सीटें नहीं बढ़ा पाई। अब ताज़ा मामला हुआ, अभी संसद का सत्र हुआ, शीतकालीन सत्र। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो मनरेगा स्कीम थी, ग्रामीण रोजगार गारंटी की, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसका नाम बदलकर और उसका पूरा स्वरूप बदलकर विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया। कांग्रेस ने बहुत हल्ला मचाया कि गांधी जी को छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं देखा कि राम जी को अपना लिया। तो राम जी से तो दुश्मनी है कांग्रेस की, पता नहीं कब की। भगवान राम का अस्तित्व ही मानने से जो पार्टी इनकार करती है, उसको राम जी का नाम आने पर तो एतराज होगा ही। तो कांग्रेस पार्टी की नज़र में भगवान राम गांधी जी से छोटे हैं, कम महत्वपूर्ण हैं, अगर नाम की ही बात करें। लेकिन बात नाम की नहीं है, जो योजना है वो दरअसल ग्रामीण विकास की एक नई योजना बनकर सामने आई है। ये जो विकसित भारत जी राम जी योजना है, इस योजना से ग्रामीण विकास को नए पंख लग सकते हैं और इसमें भ्रष्टाचार कम हो सकता। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा दुनिया से, ये मैं नहीं मानता। जब तक मनुष्य का लालच रहेगा तब तक भ्रष्टाचार रहेगा, लेकिन उसको आप लगातार कम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए और दूसरे तरीकों से, उस पर लगातार निगरानी रखकर, जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद तमाम योजनाओं को आधार से जोड़ दिया। पता चला कि करोड़ों जो है फर्जी राशन कार्ड बने हुए थे, मनरेगा का जॉब कार्ड फर्जी बना हुआ था, स्कॉलरशिप की योजना में फर्जी स्कॉलरशिप मिल रही थी, विधवा पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, उसमें फर्जीवाड़ा था। मतलब कोई ऐसा सोशल वेलफेयर की स्कीम नहीं थी जिसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन कांग्रेस तो इन्हीं सब बातों से और इन्हीं के आधार पर फलती फूलती रही है। खाओ और खाने दो, ये कांग्रेस का नारा रहा है। 2014 से उस पर अंकुश लगना शुरू हुआ तो कांग्रेस दुबली होना शुरू हो गई और लगातार उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। अभी संसद के शीतकालीन सत्र में जब ये कानून पास हुआ विकसित भारत जी राम जी योजना का, तो कांग्रेस ने बड़ा हल्ला मचाया और कहा कि हम देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। पार्टी ही राष्ट्रव्यापी नहीं रह गई तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन कहाँ करेंगे? पूरे देश में सिर्फ 3 राज्य हैं जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वो भी अगले चुनाव तक रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी चुनाव हो रहे हैं 4 राज्यों में और 1 केंद्र शासित क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी। इनमें सबसे ज़्यादा संभावना थी कि कांग्रेस पार्टी केरल में सत्ता में आ सकती है, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, याद कीजिए पंजाब को 2022 में चुनाव से 6-8 महीने पहले लग रहा था कि कांग्रेस का फिर से आना तो तय है, उसमें कोई शक ही नहीं है। सीटें कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं क्या, इस पर ज़रूर चर्चा होती थी और कांग्रेस का सफाया हो गया। हारी नहीं, हार जीत तो चुनाव में होती ही है। कांग्रेस का पंजाब विधानसभा चुनाव में सफाया हो गया। अब ये जो 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित क्षेत्र में चुनाव है, वहाँ कांग्रेस का स्टेक पर अब कुछ नहीं बचा। पश्चिम बंगाल में उसका कोई नाम लेवा नहीं है। इसी तरह से तमिलनाडु में वो द्रमुक के भरोसे है, हालांकि द्रमुक को भी वो दगा देने की कोशिश में है। वो टीवीके के विजय से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कोई बात बनी नहीं है। केरल में अंदरूनी झगड़े इतने हैं कि सीपीएम की और पिनराई विजयन की इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी भी कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। असम में उसके आने का कोई सवाल नहीं दिख रहा है और पुदुचेरी में भी एनडीए की ही सरकार बनेगी, यानी बीजेपी और अन्ना द्रमुक की और जो क्षेत्रीय दल हैं उनको मिलाकर। तो इन राज्यों में भी कोई उम्मीद नहीं है। ये आंदोलन की घोषणा तो कर दी गई 5 या 6 जनवरी से, मुझे अब तो ये भी याद नहीं 5 जनवरी से शुरू होना था कि 6 जनवरी से। देश में कहीं ये आंदोलन चल रहा है क्या? कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कहीं किसी शहर में आपको इस आंदोलन का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दिया क्या? संसद सत्र के बीच में राहुल गांधी विदेश चले गए। इतने जोर शोर से इस आंदोलन की घोषणा की गई
लेकिन गांधी परिवार के जो 3 सदस्य हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तीनों में से कोई कहीं भी किसी राज्य में, किसी शहर में इस तथाकथित आंदोलन का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दिया क्या? उनको छोड़ दीजिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कहीं दिखाई दिए क्या? कांग्रेस पार्टी के जो महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री की बात कर लीजिए या दूसरे महामंत्रियों को, उनमें से कोई दिखाई दिया क्या? तो ये अदृश्य पार्टी, गायब पार्टी है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड्स में तो है, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, विधानसभाओं में है, कुछ राज्यों में नहीं भी है, लेकिन ये पार्टी कहाँ है, कौन चलाता है, कैसे चलती है, किसी को मालूम नहीं। अब एक और उदाहरण दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी बनाई कि जो इस प्रक्रिया पर नज़र रखे, अपने लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़वाए। उस कमेटी का हाल आपको पता है, उसमें ऐसे लोग सदस्य बनाए गए हैं जिनमें से कई तो इस दुनिया में हैं ही नहीं, और जो हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो पार्टी छोड़कर बहुत पहले जा चुके हैं, दूसरी पार्टियों में हैं। इस हाल में दुनिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी आप नहीं देखेंगे जिसके न राष्ट्रीय नेताओं को कोई चिंता हो पार्टी को, न प्रदेश के नेताओं को पार्टी की चिंता हो। पार्टी की चिंता सिर्फ उन लोगों को है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो भी कितने दिन रहेगी पता नहीं, कुछ ही राज्यों तक बचा है। जहां कांग्रेस का थोड़ा बहुत संगठन बचा है वहां चुनाव लड़ने की उनकी संभावना है, और चुनाव लड़ेंगे तो हार जीत के बारे में तो कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, हो सकता है जीत भी जाए। लेकिन बाकी राज्यों से धीरे धीरे ये संभावना भी खत्म हो रही है कि कांग्रेस का टिकट मिल जाएगा तो हम जीतना छोड़िए लड़ाई में भी हो सकते हैं, और ऐसे राज्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और देश के जो बड़े राज्य हैं, जो प्रदेश जो है वो गेम चेंजर माने जाते हैं, यानी जहां लोकसभा की सीटें ज़्यादा हैं, उस दृष्टि से कह रहे हैं जो बड़े प्रदेश हैं, तो लोकसभा की सीटें ज़्यादा हैं तो विधानसभा की भी सीटें ज़्यादा हैं। तो आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, आप तमिलनाडु देख लीजिए, आप आंध्र प्रदेश देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए। कम से कम इन 7 राज्यों में कांग्रेस पार्टी कहाँ है, इसके लिए आपको दूरबीन लेकर खोजना पड़ेगा। लेकिन पार्टी का जो सर्वे सर्वा है वो विदेश यात्राओं में मस्त है। उसकी सेहत पर इस बात से कोई असर नहीं पड़ता कि वो विदेश जाता है और ऐसे लोगों से मिलता है, ऐसी संस्थाओं के कार्यक्रम में जाता है जो भारत विरोधी हैं, जो भारत में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, तख्ता पलट चाहते हैं, भारत के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से राहुल गांधी की बड़ी दोस्ती है। उनके साथ उनकी बातचीत, उनके कार्यक्रमों में उनका शामिल होना, उनके बुलावे पर चले जाना, ये सब आपको दिखाई देगा। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से, जब से नेपाल में जेनजी का आंदोलन हुआ, उसको भी मैं तथाकथित जेनजी का आंदोलन बोलता हूँ, वो कराया गया था, प्रायोजित था। अपील कर रहे हैं कि जेनजी को सड़क पर आना चाहिए, तो उनकी अपील शायद जेनजी तक पहुंची, जेनजी सड़क पर तो आए, लेकिन कहाँ? ये जो नया कैलेंडर ईयर आया, देश भर के मंदिरों में जेनजी के लोग दिखाई दिए। इतनी बड़ी भागीदारी मंदिरों में युवा वर्ग की इससे पहले शायद ही कभी देखी गई हो, और इतने बड़े पैमाने पर। नाइट क्लब की बात तो आपने बहुत सुनी होगी। आजकल कीर्तन क्लब बन रहे हैं, और इस कीर्तन क्लब में 80% से ज़्यादा युवा हैं। ये है ज़मीनी हकीकत देश की। और राहुल गांधी पता नहीं किस सपने की दुनिया में जी रहे हैं। उनको लगता है वो आह्वान करेंगे, लोग आ जाएंगे, और वो आह्वान तो पता नहीं कब से कर रहे हैं। पहले चौकीदार चोर का नारा लगाया, फिर तमाम तरह के नारे लगाए, अब वोट चोरी का मुद्दा चलाया बिहार चुनाव से। बिहार चुनाव के बाद आपने राहुल गांधी के मुंह से वोट चोरी का नारा सुना क्या? तो वो एक समय में उनको कोई बताता है कि ये मुद्दा उठा दो, उस पर बोलते हैं, उस मुद्दे पर तथ्यों के आधार पर उनको एक्सपोज कर दिया जाता है, फिर भी बोलते रहते हैं जब तक कोई दूसरा मुद्दा नहीं मिलता। दूसरा झूठ बोलते हैं,
वो उसमें एक्सपोज होते हैं, कुछ समय बाद तीसरा मुद्दा पकड़ लेते हैं, लेकिन उनकी पार्टी ज़मीन नहीं पकड़ पा रही है। लेकिन सपने बहुत बड़े हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, इस देश को चलाना है। तो इस देश के लोग इतने नासमझ नहीं हैं ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश की बागडोर सौंप दें। तो ये गायब पार्टी है, कहीं आपको भी मिले तो खोजकर देखिए, पता कीजिए कहाँ है कांग्रेस पार्टी, कहाँ चल रहा है कांग्रेस पार्टी का आंदोलन। मुझे लगता है कुछ लोगों को चाहिए कि आगे बढ़कर इनाम की घोषणा करें कि जहां कांग्रेस पार्टी का ये आंदोलन चलता हुआ दिखाई दे, जो बताए उसको कुछ इनाम मिलना चाहिए। वो बहुत बड़ा खोजी व्यक्ति होगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।